बहुत समय पहले की बात है। इंद्रावती नदी के तट पर एक घना वन फैला हुआ था। उस वन की हरी भरी शाखाओं के बीच एक चिड़िया और एक चिड़वा रहते थे। वे दोनों बहुत प्रेम से एक साथ रहते थे। एक दिन चिड़िया ने दो सुंदर अंडे दिए। दोनों पक्षी बहुत खुश हुए और अपने होने वाले बच्चों के सपने देखने लगे। कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन आकाश में काले बादल घिर आए। मौसम बदल गया और तेज हवाएं चलने लगी। बिजलियां आकाश में तड़पने लगी और उनकी कड़क से पूरा वन गूंज उठा। उसी समय एक बिजली चिड़िया और चिड़वे के घोंसले पर आकर गिरी। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे वन के पशु पक्षी डर गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि चिड़िया और चिड़वा अपने दोनों अंडों के साथ पूरी तरह से सुरक्षित बच गए। घोंसला थोड़ा झुलसा जरूर था, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ देर बाद बादल चले गए और बिजलियों का तड़कना भी बंद हो गया। आकाश फिर से साफ हो गया। चिड़िया ने राहत की सांस ली और फिर से अपने अंडों को सहने लगी। वो बड़े प्यार और धैर्य से अपने अंडों को गर्म रखती और उनकी देखभाल करती। इस तरह कई महीने बीत गए। चिड़िया और चिड़वा दोनों इंतजार करते रहे कि कब उनके अंडे फूटेंगे और कब उनके नन्हे चूजे बाहर आएंगे। लेकिन समय बीतता गया और अंडे नहीं फूटे। उनमें से कोई चूजा भी बाहर नहीं निकला। दोनों पक्षी चिंतित हो गए। उन्हें लगने लगा कि शायद उस बिजली के गिरने के कारण उनके अंडे खराब हो गए हैं। अगर अंडे ठीक होते तो अब तक तो उनमें से चूजे बाहर आ जाने चाहिए थे। दोनों का दिल बहुत दुखी हो गया। उन्हें अपने सपनों के टूटने का बहुत दुख हुआ। आखिरकार दुखी मन से चिड़िया और चिड़वे ने अपने अंडों को घोंसले में ही छोड़ने का फैसला किया। वे उड़कर वन के दूसरे छोर पर चले गए और वहां उन्होंने एक नया घोंसला बनाया। वे वहीं रहने लगे और धीरे धीरे अपने पुराने घोंसले और अंडों को भूलने की कोशिश करने लगे। लेकिन पुराने घोंसले में कुछ अद्भुत होने वाला था। कुछ समय बाद चिड़िया के उन पुराने अंडों में से एक अंडा फूटा, लेकिन उसमें से चूजे के बदले एक छोटा बछड़ा बाहर निकला। हां, एक बछड़ा। यह देखकर कोई भी हैरान हो जाता। 10 पल बाद दूसरा अंडा भी फूटा और उसमें से एक मानव बालक पैदा हुआ। यह तो और भी आश्चर्यजनक था। बछड़े और बालक ने एक दूसरे को देखा। उन्हें यह अजीब नहीं लगा कि वे एक दूसरे से अलग हैं। उन्होंने एक दूसरे को अपना भाई समझा, क्योंकि वे दोनों एक साथ एक ही घोंसले से निकले थे। दोनों ने घोंसला छोड़ दिया और पेड़ से नीचे उतर आए। नीचे आकर दोनों खेलने लगे। वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जब बछड़े को भूख लगी तो उसने हरी घास चर ली, और जब बालक को भूख लगी तो उसने पेड़ों से फल तोड़कर खा लिए। उन दिनों उस वन में हिंसक पशु नहीं पाए जाते थे। चारों ओर शांति थी और कोई खतरा नहीं था। इसलिए दोनों भाई निश्चिंत होकर खेलते, घूमते और खाते पीते रहे। वे बहुत मस्ती से अपना समय बिताते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बड़े होने लगे। बछड़ा बड़ा होकर एक स्वस्थ और तगड़ा बैल बन गया। उसकी मांसपेशियां मजबूत थी और वो बहुत बलशाली दिखता था। बालक भी बड़ा होकर एक सुंदर और हृष्टपुष्ट युवक बन गया। वे जैसे जैसे बड़े होते गए, वैसे वैसे उनके बीच भाई भाई की भावना और भी गहरी होती गई। बैल युवक से 10 पल पहले अंडे से बाहर निकला था, इसलिए वो अपने आप को बड़ा भाई मानता था। वो युवक की हर तरह से रक्षा करता और उसकी देखभाल करता था। वो युवक का ध्यान रखता कि कहीं उसे कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं वो भूखा तो नहीं है। युवक भी बैल को अपना बड़ा भाई मानता था और उसकी हर बात का आदर करता था। दोनों के बीच गहरा प्यार और विश्वास था। एक दिन बैल ने कुछ सोचा। उसे लगा कि उसकी अपनी खाल तो मोटी है और उस पर धूप और शीत का कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन उसके छोटे भाई की चमड़ी बहुत कोमल है। तेज धूप में वो काली पड़ जाती है और ठंड में वो ठिठुरने लगता है। इसलिए बैल ने सोचा कि उसके छोटे भाई को एक घर बनाकर रहना चाहिए, जहां वो धूप और ठंड से बच सके।
बैल ने सबसे पहले अपने छोटे भाई का एक नाम रखा, ननकू। फिर उसने ननकू से कहा कि तुम 4 लकड़ियों पर पत्तों और घासपूस की छाजन डालकर अपने लिए एक झोपड़ी बना लो। ये तुम्हें धूप और बारिश से बचाएगी। ननकू ने अपने बड़े भाई की बात मानते हुए लकड़ियां और घासफूस इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन ननकू ने सिर्फ एक नहीं, बल्कि 2 झोपड़ियां बनाई। एक झोपड़ी अपने लिए और दूसरी अपने बड़े भाई बैल के लिए। उसे लगा कि यह तो बड़ा अन्याय होगा कि छोटा भाई झोपड़ी में आराम से रहे और बड़ा भाई खुले आकाश के नीचे पड़ा रहे। ये उसे बिल्कुल सही नहीं लगा। जब बैल ने देखा कि ननकू ने उसके लिए भी एक झोपड़ी बनाई है, तो उसके मन में अपने छोटे भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम उमड़ आया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे गर्व महसूस हुआ कि उसका छोटा भाई कितना प्यार करने वाला और विचारशील है। तब बैल ननकू की झोपड़ी में गया। उसने अपनी पूंछ से ननकू की झोपड़ी की लकड़ियों को छुआ, और जैसे ही उसकी पूंछ लकड़ियों को छुई, एक चमत्कार हो गया। ननकू की साधारण झोपड़ी एक सुंदर और मजबूत घर में बदल गई। उस घर में सब कुछ था, बिस्तर, बर्तन, कपड़े और घर चलाने का पूरा सामान। ये एक जादू जैसा था। लेकिन बैल ने अपनी झोपड़ी को वैसे ही रहने दिया। उसने उसमें कोई बदलाव नहीं किया। उसे लगा कि वो तो एक बैल है और उसे घर या गृहस्थी के सामानों की क्या जरूरत है। जब ननकू ने इस पर आपत्ति की और कहा कि भैया आप भी अपनी झोपड़ी को सुंदर घर में बदल लीजिए, तो बैल ने उसे समझाया कि उसे झोपड़ी में ही रहना अच्छा लगता है। उसने ये भी कहा कि ननकू का घर तो है ही, जब मन करेगा तो वो उसमें रह जाया करेगा। ननकू अपने बड़े भाई की इच्छा के सामने चुप रह गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन बैल को लगा कि अब उसके छोटे भाई का विवाह हो जाना चाहिए। वो युवा हो गया है और उसे एक जीवन साथी की जरूरत है। ये सोचकर उसने एक योजना बनाई। उसने ननकू को विशेष चारा लाने के बहाने वन में एक पोखर के पास भेजा। बैल को पता था कि परिया उस पोखर में नहाने आती है। ननकू पोखर के किनारे पहुंचा और चारा काटने लगा। थोड़ी देर बाद परिया पोखर में नहाने आई। वे सब बहुत सुंदर थी। ननकू ने भी परियों को देखा और उन परियों में से एक परी की सुंदरता देखकर वो मोहित हो गया। उस परी का रूप अद्भुत था। वो परी भी ननकू को देखकर मोहित हो गई। ननकू सुंदर था, निश्चल था और उसके चेहरे पर मासूमियत थी। तब वो परी ननकू के पास आई। उसने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूं। ननकू थोड़ा सक्का गया। उसने कहा कि इस बारे में उसे अपने बड़े भाई से पूछना होगा। बिना बड़े भाई की अनुमति के वो कोई फैसला नहीं ले सकता। परी ने कहा कि ठीक है। वे दोनों ननकू के बड़े भाई के पास चलते हैं। ननकू और परी साथ में बैल के पास पहुंचे। बैल तो पहले से ही इसी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने तत्काल और बहुत खुशी से अनुमति दे दी। फिर उसने बड़े प्यार से दोनों का विवाह करा दिया। ननकू और परी बहुत खुश हुए। वे हंसी खुशी से उस सुंदर घर में रहने लगे। बैल भी उनकी खुशी देखकर बहुत प्रसन्न था। कुछ समय बीत गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन एक राजा शिकार खेलते हुए रास्ता भटक गया और उस ओर आ पहुंचा जहां ननकू और बैल रहते थे। जब राजा ने घने वन के बीच में एक सुंदर घर देखा तो वो बहुत हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि इतने घने जंगल में इतना सुंदर घर कैसे हो सकता है। तभी उसकी नजर परी पर पड़ी। परी की सुंदरता देखकर राजा का होश उड़ गया। वो मूर्छित होते होते बचा। उसने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। उसका मन परी को पाने के लिए मचल उठा। उसने एक चाल चली। वो पानी पीने के बहाने परी के निकट जा पहुंचा। राजा ने परी से पानी मांगा। परी सीधी सादी थी। उसने राजा को पानी पिला दिया। राजा ने परी से कहा कि हे सुंदरी, तुम यहां इस अकेले वन में क्यों रह रही हो? तुम्हें तो राजमहल में रहना चाहिए। तुम मेरे साथ चलो। परी ने शांति से उत्तर दिया कि मैं यहां अकेली नहीं रहती हूं।
मेरा पति और मेरे जेठ मेरे साथ रहते हैं, और रहा राजमहल में रहने का सवाल, तो जहां मेरे अपने लोग रहते हैं वही मेरा राजमहल है। मुझे किसी दूसरे राजमहल की जरूरत नहीं है। राजा अभी परी से बात ही कर रहा था कि ननकू और बैल भी वहां आ गए। ननकू ने राजा से उसके बारे में पूछताछ की। राजा ने घमंड से कहा कि ये वन उसके राज्य में आता है, इसलिए उन्हें उसकी आज्ञा माननी होगी। फिर राजा ने एक कठिन शर्त रख दी। उसने कहा कि ननकू को उसके लिए सूरज की तरह चमकने वाला लाल पत्थर लाना होगा। राजा ने धमकी देते हुए कहा कि यदि ननकू वो लाल पत्थर नहीं ला सकेगा तो वो ननकू की सुंदर पत्नी को अपने साथ ले जाएगा। ये सुनकर ननकू घबरा गया, लेकिन ननकू के बदले बैल ने जवाब दिया। उसने कहा कि उसे राजा की आज्ञा स्वीकार है। वो अपने छोटे भाई के बदले राजा के लिए सूरज की तरह चमकने वाला लाल पत्थर लाएगा। राजा ने कहा कि ठीक है, वो 1 सप्ताह बाद आएगा। तब तक उन्हें वो लाल पत्थर ले आना होगा। ये कहकर राजा वहां से चला गया। राजा के जाने के बाद ननकू बहुत चिंतित हो गया। उसने बैल से पूछा कि भैया, आपने तो कह दिया, लेकिन आप वो लाल पत्थर कहां से लाएंगे? किसी को नहीं पता कि वो पत्थर कहां मिलता है। बैल ने धीरज बंधाते हुए कहा कि वो कहीं से भी लाएगा, लेकिन लाकर रहेगा। उसके रहते हुए ननकू और परी पर कोई आंच नहीं आ सकती। ननकू ने कहा कि वो बैल को अकेले नहीं जाने देगा, वो भी उसके साथ चलेगा। तभी परी ने बात की। उसने कहा कि उन दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसे पता है कि सूरज की तरह चमकने वाला लाल पत्थर कहां मिलता है। वो अभी जाकर वो पत्थर ले आएगी। ननकू ने कहा कि वो भी परी के साथ चलेगा, लेकिन परी ने समझाया कि वहां परियों के अलावा और कोई नहीं जा सकता। उसने उन्हें चिंता न करने को कहा। ये कहते हुए परी अदृश्य हो गई। दूसरे ही पल परी वहां फिर से प्रकट हुई। उसके हाथ में सूरज की तरह चमकने वाला एक लाल पत्थर था। उस पत्थर की चमक इतनी तेज थी कि ननकू और बैल की आंखें चौंधिया गई। ननकू पत्थर देखकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब राजा उसकी पत्नी को नहीं छीन सकेगा। किंतु बैल समझदार था। वो समझ गया कि राजा की नीयत में खोट है। लाल पत्थर मिल जाने पर भी वो कोई और उपाय करेगा जिससे वो परी को ननकू से छीन सके। बैल ने ननकू को समझाया। उसने कहा कि जब राजा पूछे कि ये पत्थर कौन लाया, तो ननकू को कहना होगा कि उसका बड़ा भाई ये पत्थर लाया है। उसे असली बात कभी नहीं बतानी है। सप्ताह भर बाद जब राजा लाल पत्थर लेने आया तो ननकू ने उसे वो चमकदार पत्थर दे दिया। राजा ने पत्थर देखा और हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सचमुच उन्हें वो पत्थर मिल गया। उसने पूछा कि ये पत्थर कौन लाया? ननकू ने जवाब दिया कि उसका बड़ा भाई ये पत्थर लाया है। राजा ने ये इसलिए पूछा था क्योंकि उसने सुन रखा था कि जहां ये पत्थर मिलता है वहां कोई मनुष्य नहीं जा सकता। अब ननकू का बड़ा भाई मनुष्य नहीं बल्कि बैल था। इसलिए राजा क्या कह सकता था? उसे अपनी हार माननी पड़ी। लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि जब तक ये बैल जीवित रहेगा तब तक ननकू की पत्नी को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए राजा ने एक दूसरी चालाकी की। उसने ननकू से कहा कि उसका भाई तो बहुत बलशाली है, इसलिए वो चाहता है कि बैल उसके सबसे प्रिय भैंसे के साथ युद्ध करे। यदि बैल युद्ध में उसके भैंसे को हरा देगा तो वो बैल को ढेर सारा इनाम देगा। किंतु यदि बैल उसके भैंसे से हार जाएगा तो वो ननकू की पत्नी को अपने साथ ले जाएगा। राजा की ये बात सुनकर ननकू बहुत दुखी हुआ। उसकी पत्नी परी भी बहुत चिंतित हो गई, लेकिन बैल ने उन्हें धीरज बंधाया। उसने कहा कि वे लोग चिंता न करें, वो राजा के उस भैंसे को आसानी से हरा देगा। निर्धारित दिन पर बैल और भैंसे के बीच युद्ध हुआ। बहुत देर तक युद्ध चला। दोनों एक दूसरे से भिड़ते रहे। भैंसे ने बैल को हराने का बहुत प्रयास किया। वो बहुत बलशाली था और जोर से हमला करता था, लेकिन बैल को युद्ध की कला आती थी। वो समझदारी से लड़ता था।
अंत में बैल ने भैंसे को पराजित कर दिया। ये देखकर राजा मन ही मन बहुत क्रोधित हो गया। उसे ननकू की पत्नी तो मिली नहीं, उल्टा उसे बैल को ढेर सारा इनाम भी देना पड़ा। अपनी योजना की असफलता पर राजा बौखला उठा। उसका क्रोध और बढ़ गया। राजा ने एक गुनिया को बुलाया। गुनिया एक जादूगर थी जो जड़ी बूटियों की जानकार थी। राजा ने गुनिया से कहा कि वो उसे ऐसी बूटी दे जिससे बैल मर जाए और किसी को उसके मरने के कारण का पता भी न चले। गुनिया राजा की परम भक्त थी। उसने एक ऐसी जहरीली बूटी राजा को दी जिससे बैल को मारा जा सकता था। बूटी पाने के बाद राजा ने अपनी अगली चाल चली। उसने ननकू के पास संदेश भेजा कि उसने अब तक उन लोगों को बहुत तंग किया है, लेकिन अब उसका हृदय परिवर्तन हो गया है और वह उनसे मित्रता करना चाहता है, इसलिए वो उनके साथ भोजन करना चाहता है। ननकू सीधा साधा था। उसने सोचा कि शायद राजा का हृदय सचमुच बदल गया होगा। उसने बैल से सलाह ली। बैल जानता था कि राजा बहुत दुष्ट प्रकृति का है। उसका हृदय इतनी आसानी से नहीं बदल सकता, लेकिन यदि कोई भोजन करने आना चाहे तो उसे मना भी कैसे किया जाए। इसलिए उन्होंने राजा को आमंत्रित करने का फैसला किया। राजा ननकू के घर आ पहुंचा। परी ने अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन पकाया। बैल, ननकू और राजा तीनों भोजन करने बैठे। ननकू की सुरक्षा के लिए बैल राजा और ननकू के बीच में बैठ गया। राजा भी यही चाहता था कि बैल उसके पास बैठे ताकि वह अपनी योजना को अंजाम दे सके। परी ने तीनों के लिए थाली में भोजन परोसा। तीनों ने भोजन करना शुरू किया। 2-3 ग्रास खाने के बाद राजा ने अचानक बैल से कहा कि देखो, खिड़की के बाहर उस पेड़ पर कितनी सुंदर चिड़िया बैठी है। राजा की बात सुनकर बैल ने अपना सिर घुमाकर खिड़की के बाहर देखा। ननकू और परी का ध्यान भी खिड़की की ओर चला गया। इसी बीच राजा ने चालाकी से अपनी थाली बैल की थाली से बदल दी। राजा ने पहले ही अपनी थाली के भोजन में गुनिया की दी हुई जहरीली बूटी मिला दी थी। बैल ने कहा कि हां, सचमुच बहुत सुंदर चिड़िया है। फिर उसने अपना सिर वापस घुमाया और भोजन करने के लिए अपनी थाली की ओर देखा। उसे तुरंत संदेह हो गया कि ये उसकी थाली नहीं है। दरअसल बैल की अपनी एक विशेष थाली थी। देखने में तो वो अन्य थालियों जैसी ही थी, लेकिन बैल ने अपनी थाली में एक छोटा सा निशान लगा रखा था ताकि वो उसे पहचान सके। परी भी हमेशा बैल के लिए उसी थाली में भोजन परोसती थी। ये बात राजा को पता नहीं थी। बैल ने ध्यान से देखा तो उसे समझ में आ गया कि उसकी असली थाली राजा के सामने रखी हुई है। इसका मतलब साफ था कि राजा ने उनका ध्यान बंटाकर चालाकी से बैल की थाली अपनी थाली से बदल ली है। बैल समझ गया कि जरूर कोई गड़बड़ है। राजा ने जरूर उसकी थाली में कुछ मिलाया होगा। बैल बहुत चतुर था। उसने तुरंत एक योजना बनाई। उसने राजा से कहा कि आज उसने अपनी पूंछ पर तेल लगाया है और देखो वो कितनी चमक रही है। अब राजा को अपना सिर पीछे घुमाकर बैल की पूंछ की ओर देखना पड़ा। राजा को लगा कि बैल उसकी नकल उतार रहा है। उसने सोचा कि ये मूर्ख बैल नहीं जानता कि मैंने उसे जहरीली बूटी खिलाने के लिए चिड़िया दिखाई थी और अब ये मुझे अपनी पूंछ दिखा रहा है। राजा मन ही मन हंसा। राजा ने कहा कि हां, तुम्हारी पूंछ तो आज सचमुच बहुत चमक रही है। जितनी देर राजा ने बैल की पूंछ की ओर देखा, उतनी देर में बैल ने तेजी से अपनी असली थाली राजा की थाली से बदल ली। ये बात राजा को पता नहीं चली। वो बड़े स्वाद से भोजन करता रहा। भोजन समाप्त करने के बाद राजा ने ननकू से विदा ली और अपने महल की ओर चल दिया। जाते जाते राजा ने कहा कि वो कल फिर आएगा। उसे पूरा विश्वास था कि थोड़ी देर में बैल मर जाएगा और तब कल उसे ननकू की पत्नी को छीन कर ले जाने से रोकने वाला कोई नहीं होगा। राजा के जाने के बाद बैल ने ननकू से कहा कि चलो, वे राजा का पीछा करते हैं। बैल और ननकू राजा के पीछे चल दिए। वे थोड़ी दूरी बनाकर राजा का पीछा करते रहे। कुछ दूर जाने के बाद राजा का सिर चकराने लगा। उसे चक्कर आने लगे और वो लड़खड़ाने लगा।
जहरीली बूटी अपना असर दिखाने लगी थी। राजा की सांस फूलने लगी और उसके शरीर में दर्द होने लगा। अब राजा को सब कुछ समझ में आ गया। उसे एहसास हुआ कि बैल उसकी चालाकी समझ गया था। बैल ने भी उसके साथ वही किया जो राजा बैल के साथ करना चाह रहा था। बैल ने चतुराई से थालियां बदल दी थी और अब राजा ने खुद ही वो जहरीली बूटी खा ली थी जो उसने बैल को खिलाने के लिए लाया था। किंतु अब राजा अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकता था। जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर तड़पने लगा। दूसरे ही पल उसके प्राण निकल गए। दुष्ट राजा मर गया। ननकू ने हैरान होकर बैल से पूछा कि भैया, ये राजा को क्या हुआ? बैल ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। फिर बैल ने ननकू को राजा की सारी दुष्टता के बारे में विस्तार से बताया। उसने बताया कि कैसे राजा ने उसे जहर देने की कोशिश की थी और कैसे उसने समझदारी से थालियां बदल दी। ननकू समझ गया कि उसके बड़े भाई ने कितनी चतुराई से उन सबकी जान बचाई। अगर बैल सावधान न रहता तो वो मर जाता और फिर राजा परी को छीन कर ले जाता। ननकू ने अपने बड़े भाई का आभार व्यक्त किया। इसके बाद दोनों भाई खुशी खुशी घर लौट आए। परी भी राजा के मरने का समाचार सुनकर बहुत खुश हुई। अब उन्हें किसी का कोई डर नहीं था। वे निश्चिंत होकर अपना जीवन जी सकते थे। घर में फिर से शांति और खुशी छा गई। कुछ समय बाद परी ने 2 सुंदर और स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चे बहुत प्यारे थे। बैल उन बच्चों से बहुत प्यार करता था। वो उन्हें अपने बड़े भाई के बच्चे मानता था और उनकी बहुत देखभाल करता था। बैल, ननकू, परी और उनके दोनों बच्चे बहुत आनंद से रहने लगे। उनके घर में हमेशा हंसी खुशी रहती। बैल बच्चों को कहानियां सुनाता और उनके साथ खेलता। ननकू मेहनत से काम करता और अपने परिवार का ध्यान रखता। परी घर संभालती और सबका ख्याल रखती। वे सब एक खुशहाल परिवार की तरह रहते थे। बैल और ननकू के बीच का भाईचारे का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उन्होंने साथ मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया था और हर बार एक दूसरे का साथ दिया था। उनका प्यार और विश्वास समय के साथ बढ़ता ही गया। वन के अन्य जीव जंतु भी उनके परिवार से प्यार करने लगे। सब जानते थे कि ये परिवार कितना अच्छा और दयालु है। बैल की बुद्धिमत्ता और ननकू की सरलता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। परी की सुंदरता और दयालुता के किस्से भी सब सुनाते। इस तरह वे सब इंद्रावती नदी के तट पर उस घने वन में सुख और शांति से जीवन बिताते रहे। उनके बच्चे बड़े होने लगे और उन्हें भी अपने पिता और बड़े काका से प्रेम, साहस और बुद्धिमत्ता की सीख मिलने लगी। वो छोटा परिवार एक आदर्श बन गया कि कैसे प्यार, विश्वास और समझदारी से हर मुसीबत को पार किया जा सकता है।